नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अजीत सिंह राठौर और आज हम माँ दुर्गा एकेडमी में एनसीईआरटी में आज पढ़ेंगे जीव मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। हमने स्थल मंडल को पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। ठीक, तो देखते हैं आगे। सबसे पहले क्या है? जल मंडल। ठीक, क्या लिखा है यहाँ? जल मंडल। ये वाले भाग में देखना, ये वाला टॉपिक क्या लिखा है? जल मंडल। जल मंडल होता क्या है? ठीक, पहले ये समझते हैं जल मंडल होता क्या है। जहां बहुत दूर तक, जहां असीमित जगह तक, जहां हमारी नजरें न ठहरे, चारों तरफ जल ही जल दिखाई देती है, उसको बोला जाता है जल मंडल। ठीक, उसको क्या बोला जाता है? जल मंडल। आपको पता होगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के कहा जाए तो 71% भाग में जल ही जल है। क्या है? पूरा 71% भाग पृथ्वी का जल में डूबा है और मात्र 29% भाग पर ही भूमि है। फिर भी हमारे जो पृथ्वी है, यहाँ जो पीने योग्य उपयोगी पानी है उसकी अभाव होती है, क्योंकि जो 71% पानी है वह क्या है? पूरे महासागर उसमें क्या है? महासागर में स्थित है। और जो महासागर में जो जल स्थित है वह लवण युक्त है। लवण यानी नमकीन है एकदम। इतना खारा जल है, इतना खारा जल है कि आप उसको खाने में, पीने में उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं कि जो जल है ना, 97.5 जल है। ये प्रतिशत किसका है? लवण युक्त जल का। और केवल है 2.5 जल। 2.5 जल है वो किसमें है? 2.5 जल है वो पिए योग्य है, यानी अलवण युक्त है, पीने योग्य है, जो खारा नहीं है। ठीक, ये साधारण जल है। और जो 97.5% है वह लवण युक्त है, जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते। ठीक, तो अपन ये समझे। अब एक क्वेश्चन और भी बनता है यहाँ से दोस्तों कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो याद रखना, नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है। आप स्वयं जान लीजिए, 71% वाटर यानी जल पृथ्वी पर है। इसलिए जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी नीला दिखाई देता है, जिसके कारण से इसको एक नीला ग्रह की उपाधि भी दी गई है। किसको? तो पृथ्वी को, अर्थ को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जलमंडल को बांटा गया है कितने भागों में? तो 5। मैंने यहां लिखा है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 5 ऐसे महासागर हैं जो समुद्र के रूप में है, सागर के रूप में, महासागर के रूप में है। इनकी हम क्या विशेषता है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रशांत महासागर, मैं अपने नोट्स के अनुसार आपको बताता हूं कि प्रशांत महासागर की विशेषता क्या है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्या है? जो प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक, आप नोटिस करते जाइए कि जो विश्व का, अपन पहले का लिए सबसे बड़ा किसका है? ये प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ये पहला नोटिस करना। प्रशांत महासागर में एक ऐसा भाग है, सपोज समझिए ये एक महासागर प्रशांत महासागर है। अब ये प्रशांत महासागर है, इसमें एक ये स्थान है। ये क्या है? एक स्थान है। आप समझिए ये प्रशांत महासागर, इसमें ये एक स्थान है। इस स्थान में सबसे गहरा स्थान यही है, पूरे महासागर में सबसे गहरा स्थान यही है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मेरियाना गर्त। एक मिनट, ये कट गया थोड़ा सा, मैं दोबारा राइटिंग कर दे रहा हूं। मेरियाना गर्त, इस स्थान को क्या कहा जाता है? मेरियाना गर्त। ये कौन सा स्थान है? यह वह स्थान है जो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान है। ठीक, प्रशांत महासागर को कहा जाता है, इसकी विशेषता है यह वृत्ताकार है। आप देख रहे हैं प्रशांत महासागर क्या है?
प्रशांत महासागर वृत्ताकार है, ठीक, यानी कि ये इसकी आकृति गोल दिखाई देती है। इसकी आकृति क्या है? गोल है, वृत्त के जैसे है, वृत्ताकार है, ठीक। इस प्रकार प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, दूसरा हो गया वृत्ताकार है। आप इसको नोट करते जाइए, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ, ठीक। तुरंत नोट कर लीजिए क्योंकि आपको देखना भी है, समझना है, लिखना है, ठीक। तो वृत्ताकार हो गया, सबसे बड़ा है। और सबसे गहरा भाग तो मेरियाना गर्त, इसको भी लिख लेना, मेरियाना गर्त। ये 3 इससे वीआईपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। फिर आगे देखते हैं हिंद महासागर। हमने प्रशांत महासागर को कवर कर लिया, अब आते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर कहा जाता है कि दुनिया में एक ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से पड़ा है, यानी कि हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत देश यानी हिंदुस्तान के नाम से पड़ा है। हिंदुस्तान भारत का नाम है, इसलिए इस महासागर को हिंद महासागर कहा जाता है। तो सबसे पहला नोट कर लेना, नोट पहले करना कि देश के नाम से रखा जाने वाला एक महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर, ठीक। ये पहला आप नोट कर सकते हैं। इसमें दूसरा नोट करने वाली बात यह है कि यह त्रिभुजाकार है। ये कैसा है? त्रिभुजाकार, इस प्रकार, जिसमें 3 भुजाएं हैं, 1, ये 2 और ये 3। ये 3 भुजाएं हैं, इन 3 भुजाओं के अनुसार ये त्रिभुज हुआ, ठीक। जैसा कि आपने देखा कि जो हिंद महासागर है वह क्या है? त्रिभुजाकार, ठीक। कैसा है? त्रिभुजाकार। हिंद महासागर क्या है? त्रिभुजाकार है। नोट कर लेना कॉपी में, इसकी भी 3 भुजाएं हैं और हिंद महासागर की भी 3 भुजाएं हैं। आगे हम जैसे देखेंगे कि जो हिंद महासागर है उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, यानी आप समझो ये हिंद महासागर ही है ना, ये एक हिंद महासागर है। तो इसके क्या बोल रहा है? उत्तर में एशिया, तो यहाँ है एशिया है। उत्तर में क्या है? एशिया है। उत्तर में एशिया हिंद महासागर के, पश्चिम में अफ्रीका, पश्चिम में अफ्रीका, पूर्व पश्चिम में अफ्रीका है, अफ्रीका पश्चिम में, और ऑस्ट्रेलिया है पूर्व में। तो यहाँ होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक। क्योंकि उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम, तो ये क्या है? हिंद महासागर। ये हिंद महासागर है, तो इसके एशिया कहाँ है? उत्तर में है। पूरब में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। और पश्चिम में क्या है? अफ्रीका है, ठीक। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका इसके उत्तर, पूरब, पश्चिम में स्थित है, ठीक। ये आप नोट कर लेना। जैसे कि आप यहाँ व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं, मैं क्यों इमेज के थ्रू आपको, ड्राइंग के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। इसको अपन नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दक्षिणी महासागर की, दक्षिणी महासागर क्या है, ठीक। दक्षिणी महासागर हमने क्या कहा? प्रशांत महासागर क्लियर किया, हिंद महासागर हो गया। अब आते हैं पहले दक्षिणी महासागर, ठीक। फिर हम अटलांटिक महासागर को भी देखेंगे। दक्षिणी जो महासागर है, दक्षिणी महासागर है, इसकी क्या विशेषता है? यह एक महाद्वीप है, मतलब महाद्वीप से घिरा है। दक्षिणी महासागर अटलांटिक महाद्वीप के चारों ओर घेरता है, यानी कि आप समझ लीजिए कि अटलांटिक महासागर है, ये जो अटलांटिक महासागर है ना, ठीक, ठीक, ये जो, इसको समझिए अटलांटिक महाद्वीप है, ये क्या है? अटलांटिक महाद्वीप। तो इसको चारों ओर से, यानी इधर चारों ओर से क्या घेरता है? दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर इसको चारों ओर से घेरता है, क्योंकि दक्षिणी महासागर एक समुद्र है। अटलांटिक
एक महाद्वीप है, जो कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया हूँ कि अटलांटिक क्या है, एक महाद्वीप है। तो ये महाद्वीप को ये एक महासागर जिसका नाम दक्षिणी महासागर है, इसको चारों ओर से घेरता है। ठीक, क्या करता है, घेरता है। एक ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक, इसको दक्षिणी महासागर में इसको क्लियर कंप्लीट कर लेना, नोट कर लेना कि जो अटलांटिक महाद्वीप है उसको दक्षिणी महासागर चारों ओर से घेरता है। यह है दक्षिणी महासागर की विशेषता। अब है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है, आर्कटिक महासागर है ना, आर्कटिक महासागर को बोलता है, यह उत्तर ध्रुव में स्थित है। जैसे हम देखते हैं, ये क्या है, सपोज मैंने बनाया ये ग्लोब, यानी कि पृथ्वी की संरचना मैंने समझने के लिए बना दिया। तो उत्तरी ध्रुव क्या होगा, ये वाला ध्रुव है उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल, और ये है सॉरी वो है नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्या हुआ कि बोलता है कि उत्तरी ध्रुव में स्थित है। ये क्या है, उत्तरी ध्रुवित क्या है, ये उत्तरी ध्रुवित है। ठीक, उत्तरी ध्रुवित में स्थित है। कहाँ, यहाँ क्या स्थित है, आर्कटिक महासागर यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है, यहाँ। ये जो ये एरो बना है ना, यही है नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुवित, और इसी में स्थित है आर्कटिक महासागर। इसकी स्थिति कहाँ है, उत्तरी ध्रुव में स्थित है। और बोलता है कि उत्तरी ध्रुवित के चारों ओर फैला है, ये उसके चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है। अब समझ जाइए, जैसे दो महासागर हैं। ठीक, ये एक सागर हो गया, ये दोनों महासागर हैं। ठीक, सपोज समझिए, अब बोल रहा है कि छिछले भाग से, तो यहाँ समझ लीजिए गहरा भाग है, यहाँ गहरा पानी है, अब डूब जाएंगे। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, अब दो महासागर हैं, अब दोनों महासागर में यहाँ डूब जाएंगे। लेकिन इसके एक ऐसा भाग है, छिछला भाग है, जहाँ इस दोनों महासागर के पानी मिलते हैं। क्या करते हैं, दोनों महासागर के पानी इस भाग में मिलते हैं, लेकिन यह भाग इतना गहरा नहीं है, यह भाग आपके घुटने तक ही आता है। यहाँ आप डूबेंगे नहीं। क्या नहीं करेंगे, आप डूबेंगे नहीं। सपोज समझिए, आज दो तालाब है, बीच में जुड़ा हुआ है, एक नाले की सहायता से, एक नहर की सहायता से, या फिर कहा जाए तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं दोनों की, लेकिन जहां पास वह जुड़ता है वहां गहरा नहीं है, वहां सिर्फ आपके घुटने तक पानी है। तो वह घुटने तक जो पानी है वह यही छिछला हुआ संधि वाला भाग है। और जहां आप बुड़ जाते हैं, जहां आपके सिर से ऊपर पानी हो जाता है, वह वाला भाग, ये दोनों महासागर हैं, ये दोनों महासागर हैं। ठीक, तो आप इस तरह इसको समझ सकते हैं। और जिस भाग में आप बुड़ते नहीं हैं, जिस भाग में सिर्फ आपके घुटने तक पानी है, वहां क्या है, उसको एक संधि का नाम दिया गया है। क्योंकि दो समुद्र जहां मिलते हैं तो एक संधि तो होगा ही, लेकिन उस संधि को बोलते हैं बेरिंग जल संधि। उस संधि का नाम देते हैं बेरिंग जल संधि। क्या नाम देते हैं, बेरिंग। ये जो संधि हुआ है मित्रों, जहां पास आपके घुटने तक पानी है, उसको एक नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, उसको नाम दिया गया है। और उसको क्या नाम दिया गया है, तो उसको नाम दिया गया है बेरिंग जल संधि। क्या नाम, बेरिंग जल संधि नाम दिया गया है। और इसके कौन कौन से समुद्र के ये संधि है, तो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर की एक छिछला भाग है, जहां दोनों का जल या दोनों समुद्र एक दूसरे से मिलते हैं, उसको बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका की तटों एवं यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक, तो आप नोट कर लेना, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुवित में स्थित है और उत्तरी ध्रुवित को चारों ओर से घेरता है। साथ ही जो आर्कटिक महासागर है वह प्रशांत महासागर से एक छिछले भाग में मिलता है, जहां पानी कम स्तर में है। उस स्थान को बेरिंग संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक,
तो ये हो गया अपना क्या, आर्कटिक महासागर। ठीक, हमने आर्कटिक महासागर को भी कंप्लीट कर लिया। अब बच गया अपना एक है अटलांटिक महासागर। क्या है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को देखते हैं क्या बोलता है कि अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो दूसरा कौन सा है, अटलांटिक। पहला इसका बिंदु है कि दूसरा बड़ा सागर, यानी कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सागर का नाम क्या है, तो याद होना चाहिए आपको। आपको सोचना ना पड़े, आपको ऐसा बोला जाए कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए अटलांटिक महासागर। क्या होना चाहिए, अटलांटिक महासागर। ठीक, तो आप इसको नोट कर लेंगे कि दूसरा महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। ठीक, जो सबसे बड़ा महासागर है यह एस आकार, अंग्रेजी भाषा जानते हैं, यह एस आकार में है। जैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हिंद महासागर, जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है, वह त्रिभुजाकार है। क्या है, त्रिभुजाकार, यानी त्रिभुज के आकार का है। ठीक इसी प्रकार एस, इंग्लिश वर्णमाला के एस जो वर्ण है, एस जो लेटर है, अल्फाबेट है, उसी के आकार का कौन है, अटलांटिक महासागर है। उसी के आकार जैसा दिखाई पड़ता है, इसलिए दूसरा नोट करना कि जो अटलांटिक महासागर है वह एस आकार का है। ठीक, इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका एवं पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। सपोज मैं चित्र द्वारा समझा देता हूं। अपन समझते हैं, मैंने बताया एस आकार का है, तो आप समझ लीजिए कि ये एक क्या है, समुद्र है। ठीक, ये एक क्या है, समुद्र। और कौन सा समुद्र है, ये है अटलांटिक महासागर है, जिसके बोलता है कि पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी किनारे पर यानी पश्चिमी इधर होगा, पश्चिमी किनारे पर उत्तर प्लस दक्षिण अमेरिका है। क्या है, उत्तर प्लस दक्षिण अमेरिका कहाँ है, पश्चिम किनारे में। और बोलता है मित्रों, पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। ये क्या हो गया, पूर्वी किनारा जहां यूरोप है प्लस अफ्रीका है, प्लस क्या है, अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका है पूर्वी किनारे पर। ठीक, तो ये क्या है, ये है अटलांटिक महासागर, जिसके पश्चिम में उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है और पूर्व में यूरोप एवं अफ्रीका है। ठीक, अच्छे से क्लियर करके नोट करते जाइए। आपको हो सके तो चित्र भी बनाएं, ताकि आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, और अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा, अच्छे से अगर समझ गए, तो निश्चित ही आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, फिर क्या बोलता है कि यह सबसे व्यस्त महासागर है, सबसे व्यस्त। अब बताइए, महासागर भी व्यस्त होता है क्या, लेकिन क्या बोल रहा है कि यह सबसे व्यस्त महासागर है, लेकिन किसमें व्यस्त है, क्वेश्चन किसमें व्यस्त, तो व्यापार में व्यस्त है। किसमें व्यस्त है, व्यापार में व्यस्त है, क्योंकि यह व्यापार की दृष्टि से बहुत ही सेंटर में है। यहाँ से यातायात के साधन बहुत ही सरलता से हो जाते हैं, इसलिए यह सबसे व्यस्त। तीसरा पॉइंट लिखना, सबसे व्यस्त महासागर। सबसे व्यस्त महासागर कौन है, दुनिया की सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ठीक, तो इस प्रकार हमने अटलांटिक महासागर को भी कवर कर लिया। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार मैं इसको बता दे रहा हूं, अटलांटिक महासागर दूसरा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसके क्या है, इसके पश्चिम में उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका स्थित है और इसी महासागर के पूर्व में यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। जो अटलांटिक महासागर है वह एस आकार का है
और यही जो महासागर है अटलांटिक, वह व्यापार की दृष्टि से, ट्रेड की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागरों में से एक है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है वायुमंडल, कि वायुमंडल है क्या। देखो वायुमंडल क्या है, जिस प्रकार हम स्थल मंडल पढ़े पिछली क्लास में, इसी क्लास में जस्ट कुछ सेकंड पहले हमने पढ़ा जल मंडल, अब हम पढ़ रहे हैं वायुमंडल। मंडल का मतलब तो मैंने बता दिया कि जहां किसी भी चीज का समूह यानी कि बहुत सारे एक एकत्रित हो जाते हैं, उसे उसका मंडल कहा जाता है, समूह को ही मंडल कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं तारामंडल, कई प्रकार के जब आसमान में हमको एक जगह तारे दिखाई देते हैं तो हमको उसको तारामंडल कहते हैं। उसी प्रकार है वायुमंडल। हम वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से क्या है, घेरा हुआ है। क्या है, याद रखना, वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है। वायुमंडल में कई सारे वायु पाए जाते हैं, जिसको प्राण वायु कहा जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्राण वायु किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स कि प्राण वायु ऑक्सीजन को कहा जाता है। तो इस जो पृथ्वी में वायुमंडल है, इसमें कई प्रकार के गैसें यानी कि वायु मिलकर वायुमंडल का निर्माण करते हैं, जिनमें कौन कौन सा है, तो हम देखेंगे कि वायुमंडल में कौन कौन से मिलकर वायुमंडल का निर्माण करते हैं। तो पहला है ऑक्सीजन है, पहला क्या है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्या है नाइट्रोजन, और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें बोलता है कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, नाइट्रोजन का परसेंट कितना है, और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट कितना है। तो हम आगे देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है वह 21% है। ऑक्सीजन कितना है, 21% है। कहाँ है, तो वायुमंडल में है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78% है। ये कहाँ है, तो ये है वायुमंडल में ही है। अब वायुमंडल कहाँ रहेगा, वायुमंडल तो वायु कहाँ रहेगा, तो वायु तो वायुमंडल में ही रहेगा ना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है एवं इसके साथ अन्य गैसें भी हैं, एक अन्य गैसें भी हैं जैसे आर्गन वगैरह, और बहुत सारे नाम हम पढ़ते हैं जब हम साइंस की बात करते हैं, तब विभिन्न प्रकार के आते हैं। फिलहाल जो मुख्य रूप से है यही है। तो इस ये कितना है, 1% है। ये कितना है, 1% हमको देखने को मिलता है। जो वायुमंडल है वह पृथ्वी से कितना किलोमीटर ऊपर है, तो जो वायुमंडल है पृथ्वी से 1600 किलोमीटर। ये सब नोट करते रहना जो मैं लिख रहा हूं। वायुमंडल है पृथ्वी से 1600 किलोमीटर ऊपर तक है। पृथ्वी से कितना है, 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है ना, याद रखना। और इतनी लंबी जब परत है, यानी इतनी लंबी, आप समझ सकते हैं 1600 किलोमीटर कहाँ है, 1 किलोमीटर तो बहुत दूर होता है, 1600 किलोमीटर। तो जो 1600 किलोमीटर ऊपर तक पृथ्वी के जो वायुमंडल है, इसको कई भागों में बांट दिया गया है। क्योंकि हमको पढ़ने के लिए हम कई सारे देखते हैं, सिर्फ वायुमंडल ही नहीं, हमने पृथ्वी को कई भागों में बांटा है, जल मंडल को कई भागों में बांटा है, उसी प्रकार वायुमंडल को भी हम कई भागों में बांट देते हैं। जैसे हम देखते हैं इस कौन कौन से भागों में बांटा हुआ है, तो ये है, ये क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल और मध्य मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। मैं नाम लिख दे रहा हूं, फिर मैं मिटा दूंगा, अभी पहले नाम लिख दे रहा हूं, ठीक। एक है क्षोभ मंडल, क्षोभ, समताप, आयन, मध्य, आयन हो गया, मध्य हो गया, और बहिर्मंडल, ठीक। ये कितने मंडल हो गए, 1 2 3 4 5 वायुमंडल के नाम है। यानी 1600 किलोमीटर जो पृथ्वी से ऊपर तक एक लेयर बना है ना, एक परत बनी है,
तो उसको बांट दिया गया है। अब ये वहां जाके बांटा नहीं गया है कि यहाँ से इतना हो गया, यहाँ से अपना हम अपने मन में मान लेते हैं। साइंटिस्ट जो लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, जो भूगोल वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने गणित के लिए अपने मन में मान लिया कि चलो भाई इससे इतना किलोमीटर ये मंडल है, इससे इतने किलोमीटर समताप मंडल है, फिर क्षोभ मंडल, ये माना गया है। वहां कोई कटा उट नहीं है कि चलो इतना से इतना, इतना से, ठीक। तो ये आप मान लीजिए 5 भागों में बांटा गया है, ठीक। तो इसको नोट कर लेना। तो मैंने इसको बता दिया कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है ना। एक ये है कि जैसे वायुमंडल, जो वायुमंडल होता है, तो वायुमंडल में ना जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा घटती जाती है। इसका एक रीजन ये भी है कि जो ऑक्सीजन है हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ों से प्राप्त होती है, वृक्षों से प्राप्त होती है, ठीक। क्या? ऑक्सीजन। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है और हमें सांस लेने में परेशानी होती है। इसीलिए जो पर्वतरोही होते हैं, जो हिमालय पर चढ़ने वाले होते हैं, विभिन्न प्रकार के पर्वतों पर फतह हासिल करने वाले होते हैं, तो इन सबको जब जैसे जैसे चढ़ते हैं तो इनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, ठीक। तो हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है, क्यों? इसीलिए हमको क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और हम ऑक्सीजन सिलेंडर रख के जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल का क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन क्या होता है आजकल विभिन्न प्रकार के क्या कर रहे हैं लोग, अपन कार्बन डाइऑक्साइड का वो हो रहा है कैसे, जैसे कारखाना हो गया, विभिन्न प्रकार के जो कारखाने चल रहे हैं, मोटरसाइकिल चल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, कार्बन जो निकल रहा है उससे कार्बन की मात्रा में अधिक वृद्धि हो रही है, जो कि पर्यावरण को असंतुलन करती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है तो वायु दाब भी बढ़ता है, वायुमंडल का जो तापमान होता है वह बढ़ता है और यह वायुमंडल के लिए, हम सभी प्राणियों के लिए हानिकारक है। जब वायुमंडल का ताप बढ़ेगा तब व्यक्ति के लिए इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं, जो प्राणी हैं उनके लिए। तो हमको चाहिए कि हम कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम उत्पादन हो, यह हम कोशिश करें। हम पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही कोई चीज कार्य करें तो हमारे लिए आगे चलकर अच्छा रहेगा, ठीक। तो जो जलमंडल है हमने कंप्लीट किया, वायुमंडल हमने कंप्लीट किया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। आप लिख लिए होंगे और नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो को बैक करके लिख सकते हैं, ठीक। और लिखना इंपॉर्टेंट ही है, लिख सकते हैं कि बात नहीं है, लिखना ही पड़ेगा अगर आपको पढ़ना है तो। फिर हम देखते हैं कि जीवमंडल, जीवमंडल में दो चीजें हैं, ठीक। जीवमंडल है क्या, देखते हैं। हमने पढ़ लिया जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, अब इन तो सब समझ में आ गया। अब जीवमंडल क्या है, अब हमने तो पढ़ा था 3 ही मंडल होते हैं, चौथा मंडल आ गया। अब सोचने लग गए ना कई लोग। तो क्या होता है जीवमंडल, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जहाँ जल है जल, थल है थल, वायु है वायु। अब यहाँ जीव यानी जहाँ जीव रहते हैं उसको बोलते हैं जीवमंडल। जीव यानी प्राणी, जिसमें जान है, इंसान, गाय, बैल, जानवर, पेड़ पौधे, जिसमें भी जान है जीवमंडल कहा जाता है, ठीक। तो आप कई लोग सोचते हैं कि जीवमंडल तो पेड़ पौधे, जीव है ही नहीं, वो जीवमंडल में कैसे आ गए, वह चल सकते नहीं, खा सकते नहीं, पी सकते नहीं, तो जीवमंडल कैसे। तो आप सामने से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते हैं, लेकिन सिर्फ पेड़ पौधों में सिर्फ चलने की क्षमता नहीं होती, बाकी उसमें खाने वह आंतरिक रूप से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से वे खाना खाते हैं, अपनी जड़ों से पानी पीते हैं, वह हर एक क्रिया करते हैं, वह श्वास लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हर एक प्रकार से प्राणी के हर एक क्रिया करते हैं, सिर्फ चलने में वह सक्षम नहीं होते हैं, ठीक। तो हम आगे बढ़ेंगे जीवमंडल में। तो जीवमंडल में क्या बोलता है, जीवमंडल में छोटे से छोटे यानी बैक्टीरिया, यानी जो एकदम छोटा सा कीड़ा होता है, बैक्टीरिया होता है, एकदम छोटा सा प्राणी होता है, जीव होता है, उससे लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों तक के जो प्राणी हैं वह जीवमंडल के अंतर्गत आते हैं। चाहे वह मनुष्य हो या कोई जानवर हो या कोई पादप जीव हो, हर एक चीज जीवमंडल से कनेक्ट रहता है।
जीवमंडल को दो भागों में बांटा गया है माय डियर फ्रेंड्स। एक है जंतु जगत, एक है पादप जगत। हम थोड़ा सा इसको भी समझते हैं कि जंतु जगत क्या है और पादप जगत क्या है। देखिए, जंतु जगत क्या होता है, इसमें गाय बैल यानी जितने जानवर हैं, जितने प्राणी हैं यानी इंसान, मैं आप सभी, और जितने भी मैंने प्राणियों को बता दिया। जंतु यानी जानवर मतलब जो चल सकते हैं, खा पी सकते हैं, कूद सकते हैं, चाहे वह पर पोषी हो, मतलब कि दूसरे पर आश्रित रहते हो या खुद पे, जो चल सकते हैं, जो जीव हैं, जिसमें मांस होता है, श्वास लेते हैं, ये सब होते हैं जंतु। जंतु जगत में आते हैं। ठीक, मैंने ये बता दिया जंतु जगत। अब आता है पादप जगत। अब पादप जगत क्या है? पादप जगत यानी पेड़ पौधों से रिलेटेड होता है। ठीक, मैं भी पहले नहीं जानता था, अब पता चला है कि जो पादप जगत है वह किससे रिलेटेड होता है? पेड़ पौधों से होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक, जो अपने जड़ों से जल को प्राप्त करते हैं, जिनमें सिर्फ चलने की क्षमता होती है। ऊपर वाले ने उनको चलना नहीं बताया, उनको नहीं सिखाया, तो वो ये सब उनमें कमी है। लेकिन जो पादप जगत है, ये भी श्वास लेते हैं, ये भी खाना खाते हैं, ये भी पानी पीते हैं, इसलिए ये भी वृद्धि भी करते हैं। प्लस पॉइंट, ये भी वृद्धि करते हैं। शुरू में पौधा होते हैं, पौधे से बीज होते हैं, बीज से पौधा होते, सॉरी, शुरू में बीज होते हैं, बीज से पौधा होते हैं, और पौधे से एक वृक्ष का रूप रखते हैं। तो इनमें एक वृद्धि, ग्रो करने की भी क्वालिटी होती है जो जीवों में पाई जाती है, इसलिए इनको भी जीव जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो जीव जगत को दो भागों में बांटा गया, जंतु जगत और एक पादप जगत, जिसको मैंने अच्छे से डील किया है। अगर आपको कहीं पास कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट कीजिए, आपके कंफ्यूजन को क्लियर किया जाएगा। और आज हमने कंप्लीट कर लिया विभिन्न प्रकार के पृथ्वी के परिमंडल में हमने इस क्लास को कंप्लीट किया है। हम अगली क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।